देखिए आज आपका जो मुझे पेपर पढ़ाना है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना एंड माइक्रोवेव थ्योरी, ठीक है। एंड द कोर्स कोड इज ELC 202, ठीक। देयर आर 5 यूनिट्स इन दिस कोर्स। फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दे रहे हैं, आपका जो सिलेबस है क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमें 1 बाय 1 क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। देन एंटीना एंड माइक्रोवेव थ्योरी। आप में से किसी को पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? हेलो हेलो, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वेव होती हैं जो कि लाइट की, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के जस्ट इक्वल होती है। दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में देन है आपका, दैट मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आप ट्रैवल कराओगे वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, हमें ये स्टडी करना है, ठीक है। देन आपका एंटीना है। एंटीना आपका पर्टिकुलर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। बट कम्युनिकेशन तो आपका जैसे दो पीपुल्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो उस केस में हमें ये डिस्टेंस हमारे लिए मैटर करती है। दैट मीन्स जैसे हम क्लास में अगर लेक्चर ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस है कि हमारे और आपके बीच में थ्रू एयर क्या होगा, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। बट अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करना है, दैट मीन्स अपने सिग्नल को सेंड करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक होता है आपका एंटीना, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकता है। ट्रांसमिशन लाइन एक होता है जिसके थ्रू हम ट्रांसमीटर टू रिसीवर सिग्नल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। बट ट्रांसमिशन लाइन्स के कुछ पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तक यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसके प्लेस पे हम लोग यूज़ करते हैं एंटीना का, ठीक। देन आता है आपका माइक्रोवेव, ठीक। माइक्रोवेव वो सिग्नल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 GHz टू 1000 GHz होती है, ठीक है। एंड 1 GHz कितने के इक्वल होता है, आपका 10⁹ हर्ट्ज के ऊपर, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग माइक्रोवेव, दैट में हाई रेंज के सिग्नल को प्रोपागेट करने के लिए, दैट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ माइक्रोवेव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसी के क्राइटेरिया, दैट मीन्स जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, आपका जब यूनिफॉर्म वेव में प्लेन वेव जब आपका फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और प्लेन वेव का लॉसी मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब हम ट्रैवल कराते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ये डिफरेंट टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेकेंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन। जैसा कि मैंने अभी बताया ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इसके यूनिट का नाम है ट्रांसमिशन लाइंस एंड एंटीना। दैट मीन्स आपको जब सिग्नल को वन प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन या एंटीना का यूज़ करते हैं। पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ट्रांसमिशन लाइन के पर्टिकुलर कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उसमें आपका जो क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, और कॉपर केबल का जो लॉस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो दैट जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो रिसीवर पे एग्जैक्ट हमें वो सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के पर्टिकुलर कुछ ड्रॉबैक थे, ठीक। तो उसके बाद हमें अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो हम क्या करेंगे, एंटीना का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप, पहले हमें एंटीना का के बारे में पढ़ना होगा, उसके डिफरेंट टाइप्स के करेक्टरिस्टिक होते हैं कि आपका
आपका पर्टिकुलर कोई भी एंटीना आप ले रहे हो तो उसका रेडिएशन पैटर्न क्या है, उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी हाइट जो एंटीना आप यूज़ कर रहे हो उसकी हाइट क्या है, और डिफरेंट टाइप्स के आप माइक्रोवेव एंटीनास वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कि दिया हुआ है हॉर्न एंटीना, लेंस एंटीना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीना के बारे में हम सेकेंड यूनिट में, दैट मीन्स ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना के बारे में हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत ही क्या कहते हैं कि बड़े बड़े आपके टावर लगे होते हैं, वो लाइंस आपकी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है थर्ड यूनिट, दैट इज माइक्रो स्ट्रिप एंटीना। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना जो होता है, माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। तो जब हम, जैसे कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता है एंटीना, वो आपका माइक्रो स्ट्रिप एंटीना होता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर एडवांटेज हैं, तो थर्ड यूनिट में हम ओवरऑल माइक्रो स्ट्रिप एंटीना के बारे में स्टडी करेंगे। देन फोर यूनिट जो है, दैट इज लीनियर वायर एंटीना एंड अरे, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर वायर एंटीना के बारे में, जैसे हाफ वेव डाइपोल एंटीना क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और अरे क्या होता है, अरे दैट मीन्स जब आप सिंगल एक एंटीना के थ्रू जो रेडिएशन जनरेट कर रहे होंगे, पैटर्न जनरेट कर रहे होंगे, तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ, दैट मीन्स आप सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर एंटीना का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे उस एंटीना के थ्रू जो सिग्नल रेडिएट हो रहा होगा या जनरेट होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो जब हमें बहुत ही हाई रेंज के सिग्नल को सेंड करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स के एंटीना एक दूसरे के साथ अटैच करके देन वन डायरेक्शन में सेंड करते हैं, तो जिसके कारण उसके जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है या सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने कोई बॉडी ली और उस बॉडी पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया। तो अगर आपने 100 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, तो वो अपने प्लेस से हो सकता है डिस्प्लेस नहीं होगी, ठीक है। देन आपने क्या किया, 2-3 लोग आए और 3 लोगों ने उस पे, 3-4 लोगों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वो ईजिली डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंट मतलब सेम टाइप के एंटीना को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू जो जनरेट हुआ रेडिएशन पैटर्न होता है वो बहुत ही, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। तो दैट मीन्स सिग्नल हमारा हाई रेंज का सिग्नल क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स एंटीनाज अरे, ठीक। देन हमारी जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट आपका है माइक्रोवेव प्रोपागेशन। दैट मीन्स जो हाई रेंज का सिग्नल है, दैट मीन माइक्रोवेव बहुत ही हाई रेंज का सिग्नल होता है। अभी मैंने बताया कि उसकी फ्रिक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 1000 गीगाहर्ट्ज़ होती है। जब हाई रेंज के सिग्नल को हमें प्रोपागेट करना होता है, तो उसके लिए डिफरेंट मीडियम की यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका होता है वेव गाइड। हम माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन के पर्टिकुलर कुछ लॉस होते हैं, ठीक है। तो जब हमें माइक्रोवेव रेंज के सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेव गाइड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम वेव गाइड डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स, उसमें कौन कौन से मोड लाइक करते हैं, टीई मोड, टीएम मोड, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड्स, ठीक है। उसके बाद आपका सर्कुलर वेव गाइड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ट्रीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ई प्लेन ट्री, एच प्लेन ट्री, मैजिक ट्री, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनल आपका जो है इसमें रेडार का है, कि हम रेडार को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, रेडार क्या होता है, उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका क्या था, कोर्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, चूँकि हमारा फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव पे है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव का कॉन्सेप्ट जो है, या हम
ओवरऑल कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपका मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू ही डिफाइन किया गया था। हेलो हेलो हेलो, यस मैम। वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि जो आपका जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसे डिफाइन किया गया है मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द फोर फंडामेंटल रिलेशन that are known as the Maxwell equation. That means जो आपका पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसका पूरा जब हम दोनों को जब कंबाइन कर देते तो उसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट दिया गया था या उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था वो उसे किसने किया था? आपके मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। इसी के कारण इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। हालांकि इन इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गॉस ने दिया था, ये जनरेट आपका या ये कॉन्सेप्ट आपका मैक्सवेल ने नहीं दिया था। मैक्सवेल ने क्या किया था कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन चारों इक्वेशन पे बेस कर दिया था। दैट मीन्स इन चारों इक्वेशन के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि गॉस लॉ, फैराडे लॉ और आपका जो गॉस लॉ मैग्नेटिक्स का होता है और एम्पियर्स लॉ, इन फोर लॉज पे ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन चारों इक्वेशन के थ्रू पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना? हेलो हेलो नो मैम, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैक्सवेल की फोर इक्वेशन थी, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपका मैक्सवेल इक्वेशन को हम एक इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं और देन आपका क्या होता है, एक फॉर्म होता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म में। तो जो फर्स्ट लॉ था आपका मैक्सवेल का लॉ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी is equal to the total charge enclosed by that surface, ठीक है। जैसा कि अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में देखिए तो यहाँ पे क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी वी इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? आपका चार्ज है, ठीक है। डी क्या है आपका? डी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। तो जब आपका जो किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें तो उस सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो आपका किसके इक्वल होता है? उस सरफेस में जितने भी नंबर ऑफ चार्ज होंगे दैट मीन्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज, ठीक है। उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उसके मैग्नीट्यूड के जस्ट इक्वल होता है। तो ये जो गॉस लॉ था वो किसके लिए था? यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा, ठीक है। देन सेकेंड लॉ था आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब ये सेकेंड लॉ क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गॉस ने दो लॉ दिए थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया हुआ था और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है दैट मीन्स आपका जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसे वन बाय वन अभी हम इसका डेरिवेशन भी बताएंगे और क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। देन थर्ड जो लॉ था फैराडेज लॉ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी ओवर डी टी बी, या अदर सेंस में कह सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में आए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड डी ओवर डी टी बी क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट होगा वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसके कारण आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये जो होता है आपका गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। ये फैराडे ने दिया था इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ। नेक्स्ट है आपका एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि आपका जैसे कि आपका दिख रहा होगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू होता है जे प्लस डी ओवर डी टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं चेंजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दैट मीन्स फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने ये कहा कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी चेंजमेंट करते हैं, बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और एम्पियर ने क्या कहा था, एम्पियर ने ये कहा कि जैसे ही हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन थी आपकी मैक्सवेल की जिसके थ्रू मैक्सवेल ने क्या किया था, ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन मैक्सवेल की हैं, इसको हम वन बाय वन स्टडी यहाँ पे करेंगे। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट लॉ था अभी मैंने आपको स्लाइड शो की थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि गॉस लॉ क्या कह रहा था आपका, इंटीग्रेशन द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। सपोज हमने एक बॉडी ली, ठीक है, एक सरफेस लिया, ठीक है, और उस सरफेस से हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से फ्लक्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस फ्लक्स क्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक है। तो वहां पे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन वहां उस एरिया से पास होंगी तो उसका जो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक वहाँ पे एक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो उस ओवरऑल फ्लक्स डेंसिटी का अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें तो वहाँ पे उस सरफेस में कुछ चार्ज होंगे तो उस चार्ज का उसमें टोटल नंबर ऑफ उस सरफेस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे उसके जस्ट इक्वल होगा। तो अगर हम इसको समझना चाहें कि इसका डेरिवेशन कैसे आया हुआ है तो देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह दीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दीजिए, ठीक है, दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। IR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्टिकुलर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट के में देखिए क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई I बाय R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया होता है,
ठीक है। तो Q अपॉन 4πr², 4πr² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4πr², ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो इन्होंने सरफेस लिया हुआ है वो किसका है, स्फीयर का है, ठीक। तो इस स्फीयर में से इस कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस कितनी पास हो रही हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, और जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन ई वेक्टर ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr², वेक्टर आई इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, डी क्यू निकाल लिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 4πr² डी वेक्टर डी, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, चूंकि ये जो फ्लक्स है वो पर्टिकुलर ओवरऑल सर्विस के कारण हमें क्या कर, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सरफेस लिया हुआ है और उसका एक एरिया में कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ। अब हमें कंप्लीट सरफेस का चाहिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, तो हमने इसका क्या किया, सरफेस इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है, उस सरफेस जो आपने स्फीयर लिया हुआ था, जो आप स्फीयर ले रहे थे उसमें जितने नंबर ऑफ चार्ज थे उसके सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज का मतलब ये है कि इनर पार्ट में सरफेस के जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं उसके जस्ट इक्वल, ठीक है। और जो आपका क्यू होता है वही आपका क्या होता है, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लक्स के जस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, और जो चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस होता है दैट इज इक्वल इनटू क्या होता है, आपके साई के दैट मीन्स साई क्या है, आपका फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्लक्स का मतलब है आपका एक तरह से आप कह सकते हो जो भी आपने सरफेस लिया उसमें कितने चार्ज हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन उससे पास हो रही हैं, वो आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन में बहुत सिंप्लीफाई था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैक से लेके लिया हुआ है कि कैसे ये आया हुआ है। अदरवाइज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आपका जैसे इन्होंने बोला हुआ है ये द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इन्होंने साइड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सरफेस इंटीग्रल ले लिया हुआ है, डी डॉट आपका डी एस वेक्टर, देन हमने क्या किया हुआ है, चार्ज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रो वी, डैट मीन्स हमें क्योंकि ओवरऑल वो आपका क्या कहते हैं, हमें टोटल चार्ज का ही चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करें, वॉल्यूम डेंसिटी ले लें। तो Q इज इक्वल टू हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ रो वी डी वी। अब देखिए रो वी का क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और डी वी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, चार्ज ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम Q इज इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं, रो वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी, ठीक है। अब हम क्या करें, देन द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डी डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, और क्यू इनक्लोज किसके इक्वल है, अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि आपका कैसे है, रो वी डी वी के जस्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी जिसे हम लोग कहते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्योंकि मैंने दो इक्वेशन आपको बताई थी, इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशिएशन फॉर्म में, तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ का, ठीक है। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमने गॉस लॉ दिया हुआ है और ये इंटीग्रल फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव फॉर्म चाहिए, दैट मीन डिफरेंशियल फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल है उसे हम क्या करें, यहाँ पे अगर देखें जैसे कि 9.1 सी आपको इक्वेशन दिखा रहा होगा, तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है,
डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन था, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम इसको डेल डॉट डी वी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। जब भी हमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है तो हम लोग वहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी डी वी। अगर अब दोनों को इक्वेट करिए तो ये भी वॉल्यूम है इंटीग्रेशन है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल टू आपका रो वी हो जाएगा। तो ये थी आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो वो पूछ ले। गौतम, हेलो, यस मैम। कोई डाउट है? हम्म, मुकेश, मुकेश तो है नहीं। रवि है मैम। रवि, ओके रवि, कोई डाउट है आपको? नो डाउट। चलिए, अब जो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गॉस ने आपके दो लॉ दिए थे, एक आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था और एक नेक्स्ट आपका दूसरा जो लॉ था वो किसके लिए था, आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है मैक्सवेल के सेकंड आपका जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। तो डैट मीन्स जैसे कि इनका आप अगर इसको स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस वन, डैट मीन्स यहाँ पे अगर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या करें, हम मैग्नेटिक फील्ड कर लें तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या शो कर रहा है आपका, जीरो शो कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, अगर आप देखिए एक मैग्नेट लीजिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कि अभी आपने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था या वहाँ पे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से जनरेट होती है और निगेटिव टर्मिनल पे आपका क्या होती है, टर्मिनेट होती है। डैट मीन्स आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे डैट मीन्स दो पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से आपका क्या हो रहा है, सिग्नल आपका डैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसका एक ओरिजिनेट पॉइंट भी है और उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट भी है। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज पाथ को फॉलो करती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं, एक क्लोज, जैसे आपने मैग्नेट लिया और उसमें आपका क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो अभी कभी आपने अगर देखा हो तो जो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो नॉर्थ थ्रू साउथ क्या होती है, ट्रैवल होती, तो एक क्लोज लूप को बनाती, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि द टोटल मैग्नेट, और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर जो जनरेट हो रही है वही आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो इसका थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी बॉडी के थ्रू, वो क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस को अगर उसके थ्रू पास हो रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जस्ट जीरो के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक इन्होंने वायर लिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे एक इन्होंने फिलामेंट लिया हुआ है और उस फिलामेंट में इन्होंने क्या किया हुआ है, एक करंट पास की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक देखिए तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब एक हमने यहाँ पे एक बॉडी ली हुई है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक। हमने क्या किया, जब हम इसे करंट पास करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स थंब रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करें, करंट क्या होता है, थंब लॉ आपका एम्पियर्स का,
आप क्या करें, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपना थंब रखना है। और जो आपकी फोल्डेड फिंगर्स हैं वो फिर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके थ्रू देखिए ये जो वायर है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसके चारों ओर ये सर्कुलर जो शेप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास मैंने एक क्या किया हुआ है, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो रहा है, उसमें हमने एक क्या किया हुआ है, एक क्लोज सरफेस को रख दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इस जो हमने क्लोज सरफेस लिया हुआ है उसमें लाइंस जो हैं देखिए इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे हमने नाम दिया हुआ है इनकमिंग फ्लक्स, और आउट यहाँ से अपोजिट साइड में जस्ट आपका एरो आउटवर्ड दिखा रहा है तो वो क्या हो गया, आउटगोइंग फ्लक्स। तो दैट मीन्स इंटर कितने कर रही है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो 3 अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 लाइंस इनकमिंग हो रही हैं और 3 की आउटगोइंग हो रही है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो ओवरऑल फ्लक्स अगर आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो यही स्टेटमेंट आपका गॉस लॉ का था कि आपका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर वो किसी क्लोज सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा तो उसका उस क्लोज सरफेस के थ्रू जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड उसके जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये गॉस ने आपका मैग्नेटिक फील्ड वॉइस के आ रही है लिए, आपका। हेलो हेलो हेलो, वॉइस हाँ, क्लियर नहीं आ रही। आप क्लियर आ रही है, आ रही है मैम। ठीक है, बीच बीच में सही है। हो सकता है नेटवर्क इश्यू बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस को अगर क्रॉस सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ओवरऑल क्या होता है, 0 होता है। इसे हमने यहाँ पे आप समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंटिन्यू करेंगे इसी का डेरिवेशन। ठीक है, और 2 इक्वेशन आपकी और रह गई हैं, आपका एम्पियर्स लॉ और फेराडे लॉ। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। मैम पीडीएफ सेंड कर देना ये। बेटा मैंने क्लासरूम में वो क्या कहते हैं कि आपका मटेरियल अपलोड कर दिया हुआ है, वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे मैम? ओके मैम। क्लासरूम क्लासरूम में में है ना मैंने पीडीएफ? गूगल क्लासरूम में अभी आपको लिंक गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया तो उसका भी आपका डेटा गया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसको